प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल काशी दौरा। सहारनपुर वासियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान। सिरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअली करेंगे लोकार्पण। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। दलित पिछड़ों के साथ लाने की कोशिश, सभी प्रभारी मंत्री और सह प्रभारी मंत्री शामिल। उपचुनाव में महिला प्रत्याशी उतार सकती है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली 2 सीटें। अलीगढ़ की खैर गाजियाबाद की सीट कांग्रेस को मिली। गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान की हुई पेशी। भारी सुरक्षा के बीच रामपुर में कराई गई पेशी। 24 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। मुरादाबाद में सिरकटी लाश की हुई शिनाख्त। रामपुर महिला थाने में तैनात रिंकी के तौर पर हुई पहचान। पुलिस ने जल्द खुलासे की कही बात। आगरा में रील की लत ने ली जान। रील बना रहा, चौथी मंजिल से गिरा नीचे। जाल से टकराने से धड़ से अलग हुई युवक की गर्दन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। महाकुंभ में होगा 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह। महाकुंभ 2025 को अवैध बनाएगी योगी सरकार। महाकुंभ में तैनात होंगे 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी। 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने, 155 चौकियां मेला क्षेत्र में बनाई जाएंगी। मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, कैंप, पुलों में सुरक्षा होगी। सुरक्षा बलों के मामले में भी टूटेगा पिछले कुंभों का रिकॉर्ड। 1500 महिला पुलिसकर्मी देंगी महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा। तो महाकुंभ की व्यापक तैयारियां सरकार करने की तैयारी कर रही है। मेला क्षेत्र को अवैध किले के रूप में तब्दील किया जाएगा। सुरक्षा बलों के मामले में भी पिछले महाकुंभों का रिकॉर्ड टूटेगा। तो अवैध किले में तब्दील होगी सुरक्षा। महाकुंभ 2025 को अवैध बनाएगी योगी सरकार। महाकुंभ में तैनात होंगे 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी। इस वक्त की अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थानों, 155 चौकियों में पूरे क्षेत्र को बांटा जाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर। मेला क्षेत्र में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, कैंप आदि की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। सुरक्षा बलों के मामले में भी टूटेगा पिछले कुंभों का रिकॉर्ड। 1500 महिला पुलिसकर्मी देंगी महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा। तो लखनऊ से अहम खबर। महाकुंभ में होगा 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह। महाकुंभ 2025 को अवैध बनाएगी योगी सरकार। महाकुंभ में तैनात होंगे 37,000 से अधिक पुलिसकर्मी। अब रुक करेंगे अगली खबर का पीलीभीत से। अगली खबर, जहां 3 दिन से लापता युवक का शव मिला है। आपको बता दें, युवक का शव मिलने से आसपास हड़कंप मच गया है। धान के खेत में मिला है शव के मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। आपको बता दें, शव के पास पड़ी मिली जहरीले पदार्थ की शीशी। युवक का घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। लंबे समय से मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली दिउरिया के जमुनिया महुआ का यह पूरा मामला है। तो युवक का घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। लंबे समय से मृतक का पत्नी से विवाद चल रहा था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई। कोतवाली दिउरिया के जमुनिया महुआ का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे। युवक का शव मिलने से आसपास हड़कंप मचा है। धान के खेत में मिला युवक का शव। इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई। हाँ, पापा बता रहे थे कि परेशान रहता है। किस मामले लेके? पता नहीं, उसका मतलब वही विवाह चल रहा था मुकदमे वाला। किससे विवाद चल रहा था? पत्नी से। पत्नी? शादी कितने समय पूर्व हुई थी? शादी 2023 में हुई थी। 2023। इनके बच्चे थे? हाँ, एक लड़की है। इनकी पत्नी यहाँ रहती है? मायके? मायके रहती है। कितना समय हो गया मायके रहते हुए? कितना समय हो गया होगा? कम से कम 9-10 महीने हो गए। धन्यवाद। तो पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था युवक का।
राहुल शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, युवक का शव मिला है, पत्नी से विवाद बताया जा रहा है, आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। धान के खेत में शव पड़ा मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी पहुंची थी। ये बताया जा रहा है घर में घरेलू कहर के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही। लंबे समय से पत्नी का विवाद चल रहा है, इसी के चलते परिजनों ने बताया है कि हत्या की आशंका जताई गई है। मगर यहाँ पर जो सब है पुलिस ने कब्जे में लेकर पीएम हाउस के लिए भेज दिया। जांच में जुट गए। पुलिस ये कहती है जो पीएम रिपोर्ट आती है उस पर अगली कार्रवाई की जाएगी। लगा जो पीलीभीत में ये कांड हुआ है इससे हड़कंप गांव में मचा हुआ है और देखने की बात है पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी हाँ, निश्चित रूप से राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि युवक का पत्नी से विवाद चल रहा था, इस दौरान आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के शव के करीब जहरीली पदार्थ की शीशी भी मिली है, जिससे आत्महत्या की आशंका गहरा गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से अगली खबर है, जहां रील बना रहे युवक का धड़, आपको बता दें, धड़ अलग हुआ है। गर्दन हादसे से आसपास इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें युवक का जो धड़ है वो शरीर से अलग हुआ है। स्लो मोशन में चौथी मंजिल पर रील बना रहा था युवक। इस दौरान चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल पर गिरा युवक और जाल से कटकर उसका जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया। गर्दन शरीर से हटकर अलग जाकर गिरी। जोहरी प्लाजा स्थित किसी प्रतिष्ठान में काम करता था ये युवक। नमक की मंडी में स्थित जोहरी प्लाजा में यह हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें स्लो मोशन में रील बनाने के दौरान युवक नीचे गिरा है। तस्वीरें आपने साफ तौर से देखी किस तरीके से रील बनाने के चक्कर में युवक गिरा है। ये देखिए तस्वीरें ये सामने आई हैं। ये वही युवक है। अब ये देखिए ये जाल उठाता नजर आ रहा है और ये जाल उठाते ही वो नीचे गया है। स्लो मोशन में रील बनाने के चक्कर में ये दो युवक जो आगे बैठे हैं वो मोबाइल कैमरे से उसकी रील बना रहे हैं और वो स्लो मोशन में रील बनवाता नजर आया। ऐसे में वो युवक जाल जैसे ही उठाता है वैसे ही वो नीचे चला जाता है। तो चौथी मंजिल से सीधा नीचे युवक गया। इस दौरान जाल से टकराकर उसकी गर्दन जो थी, सर का हिस्सा था, उसकी बॉडी से अलग हो गया। ये खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सामान्य तरीके से रील बना रहा ये युवक चौथी मंजिल से और अचानक ये जाल को उठाता है और खुद उसी जाल के माध्यम से नीचे गिर जाता है। ये देखिए किस तरीके से ये सीधा जाल से नीचे पहुंच जाता है ये युवक। तो रील बनाने का जो युवाओं में जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना खौफनाक है, वो कितना जानलेवा है, वो ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रहे हैं। तो युवक के शरीर से उसका धड़ अलग हुआ है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक स्लो मोशन में रील बनाने के चक्कर में चौथे मंजिल से नीचे गिर जाता है और जाल से टकराकर उसका जो सिर का हिस्सा है वो शरीर से अलग हो जाता है। क्या है पूरा मामला, कहाँ की यह घटना है? मानस, ये आगरा के थाना खुदवारी इलाके के चौरी बाजार की ये घटना है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, ये वो भयानक मंजर है जहां जो अभी जो युवा है वो सोशल मीडिया पर रील और कमेंट्स और लाइक के लिए जो लगातार रील बना रहे हैं और उसका खामियाजा एक युवक ने अपनी जान देकर यहाँ भुगता है। और ये जो तस्वीरें हैं उसमें देख सकते हैं कि युवक स्लो मोशन में एक रील बनवा रहा था और उसके बाद जो यहाँ पर जो वेंटिलेटर लगा हुआ है जिसको सज्जा बोलते हैं वो लगा हुआ है, उसको उठाने की कोशिश की और उसको उठाते ही वो नीचे, ये 4 मंजिला इमारत थी, उसका जो गर्दन थी वो जो वेंटिलेटर उसमें फंसी, धड़ अलग हो गया। काफी चौंका देने वाली और दर्दनाक हादसा था। मौके पर मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची। सूत्रों की माने तो ये युवक यही पास में ही इसी प्रतिष्ठा एक दुकान पर काम करता है। फिलहाल बड़ी घटना है, दहशत लोगों के दिल में हो गई इस तरह की घटना देखकर।
सर्राफा बाजार में सनसनी फैल गई। और फिलहाल के न्यूज के माध्यम से भी यही आम युवाओं से कहना चाहेंगे कि रील बनाने का शौक जानलेवा लगातार होता जा रहा है, इसके लिए लोगों को सतर्क रहना होगा। जी हाँ, निश्चित रूप से अजेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रील बनाने का शौक युवाओं की जिंदगी पर बनकर सामने आ रहा है और इसका खामियाजा लोगों को और परिवार को भी भुगतना पड़ता है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां बाघ के दांतों व पंजों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने WCCB व विभागीय टीम के साथ गिरफ्तारी की है। वन जीवों का शिकार कर उसके अंग बेचते थे ये आरोपी। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है और एसटीएफ ने यह जानकारी दी है। बाजार में काफी महंगे बिकते हैं दांत व पंजे। पकड़े गए तस्करों से 5 दांत व 2 पंजे बरामद हुए हैं। बरामद अंगों की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने यह जानकारी दी है। लखीमपुर खीरी निवासी गैंग लीडर दीनदयाल गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ही सतीश को भी गिरफ्तार किया गया। तो दीनदयाल और सतीश नामक के दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। लखीमपुर खीरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उसके साथ सतीश और दीनदयाल दोनों को गिरफ्तार किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर तमाम मंत्रियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बैठक हुई है। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी जिलों के प्रभारी मंत्री बैठक में शामिल हुए हैं। मंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की जिम्मेदारी भी दी गई है। मिल्कीपुर और कटहरी सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। बीजेपी कटहरी सीट पर दलित चेहरे पर दांव खेल सकती है। वहीं अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री JPS राठौर ने कहा कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के वकीलों ने खुद ही इसका विरोध किया था। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री JPS राठौर का कहना है कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही बैठक में प्रभारी व सब प्रभारी मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट भी ली। सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और पूरा एनडीए इसको लड़ेगा और 10 की 10 सीटें जीतेगा। सर, किस तरह से काम करेंगे? जो सब पूरा एनडीए मिल करके लड़ रहा है इसको और 10 की 10 सीटें जीतेगा। उपचुनाव को लेकर हुई है, उस चुनाव में किस तरीके से पार्टी को काम करना चाहिए, कार्यकर्ता सभी लगे और व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ा जाए। और हमारी प्राथमिकता है कि हम 10 की 10 सीट जीतें और इसको लेकर एक योजना रणनीति सब बनाई गई है और सब कार्यकर्ता लगेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा। अलायंस पार्टियों के लिए भी सीटों पर कोई चर्चा हुई? नहीं, सीट के बारे में, टिकट के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो चुनाव की तैयारी में है और 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी। हाँ, चुनाव हमको लड़ना है तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर, प्रत्याशियों के नाम का चर्चा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में जो 9 सीटों पर के जो प्रभारी बनाए गए हैं और जो मंत्री हैं वो आज इस पूरे बैठक में शामिल हुए कि किस तरीके से जो है उपचुनाव को लेकर किस तरीके से जो है रिपोर्ट कार्ड भी तमाम जनपदों के जो है वो जो है कहीं ना कहीं आज पेश किए गए। और खास तौर पर रणनीति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है कह सकते हैं एनडीए के पक्ष में कहीं ना कहीं जो इस तरीके से कम सीटें हैं, उसके बाद से एक तरीके के शाख की लड़ाई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों का जो उपचुनाव है उसको लेकर है। ऐसे में दिल्ली हाईकमान में इससे पहले भी बैठक में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद थे। वहां पर जो है पर व्यक्ति पे 3 नामों की जो है कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो दिल्ली हाईकमान में पेश की गई थी। उसके बाद जल्द ही माना यही जा रहा है कि जो है दिल्ली से लिस्ट कहीं ना कहीं जारी हो सकती है। लेकिन आज की जो बैठक थी वो काफी अहम मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं आज की रणनीति तय की गई, तमाम सीटों को लेकर किस तरीके से जनता के बीच में लोगों को जाना है और क्या मूल समस्या उनको लेकर भी आज इस तरीके से बैठक की गई। माना यही जा रहा है कि चुनाव को लेकर आज संगनाथ हो चुका है और जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जो है कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की जारी हो सकती है। लखनऊ से कैमरामैन रमेश के लिए साथ में अविनाश के न्यूज लखनऊ। तो अगली अहम खबर की बात करेंगे, उससे पहले वक्त एक ब्रेक का हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर की लखनऊ से। अगली अहम खबर जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी से नाराज कांग्रेसियों का लखनऊ में प्रदर्शन जारी है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सरकारी आवास के बाहर काले पुतले और अपमानजनक शब्द लिखने के बाद भी कांग्रेसियों का गुस्सा थम नहीं रहा है और लगातार उनका गुस्सा देखने को मिल रहा। शनिवार को सीएम आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को बैरिकेड्स लगाकर लाल बत्ती चौराहे पर रोका गया। रोके जाने से नाराज कांग्रेसियों का लाल बत्ती चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जालौन से है, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जालौन दौरा हुआ, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सपा बसपा को भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जालौन कार्यक्रम में आए हुए थे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर सबका साथ सबका विकास को लेकर कहा कि सपा बसपा को भी भाजपा के सहयोग से सत्ता में लाया गया था और आज भी भाजपा का यह नारा सत्य है। पिछड़े को लेकर कहा कि आज भी हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जातिगत जनगणना न राहुल करना चाहते और न ही अखिलेश, लेकिन एनडीए की सरकार जातिगत जनगणना जरूर कराएगी। वहीं मंत्री ने ग्राम पंचायत के आवंटन को लेकर सचिवों को फटकार लगाई और सभी सही निष्पक्ष कार्य करने के आदेश दिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सारे लोगों की लड़ाई को संविधान में पिरो दिया। फिर कांसीराम जी आए, फिर सबको समझाया कि जागो तभी सवेरा है, कुछ जागृति आई। आज उन्हीं की देन है कि लाखों लीडर, सांसद, विधायक, मंत्री बन करके घूम रहे हैं। वो कांसीराम जी के ही चेला हैं। सबका साथ सबका विकास में आपकी भागीदारी है और जहाँ कभी आप सामाजिक न्याय की बात करते थे, कभी आप कहते थे कि नहीं ये लोग सामाजिक न्याय नहीं करते, आज किस तरीके की आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में क्या सामाजिक न्याय होगा? देखिए, इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था 89 में। मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग भारतीय जनता पार्टी का। अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का। संजय निषाद जी को भी नेता बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर को भी आपके बीच में लाने का और नेता प्रोजेक्ट होने में बड़ा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मऊ जिले से, जहां घोसी किसान सहकारी चीनी मिल के निदेशक पद के चुनाव के दौरान सपाइयों के सामने एसडीएम बेबस दिखाई दिए। चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए देर रात बड़ी संख्या में एकत्र सपाई नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। हालांकि किसी तरह से समझा बुझाकर पुलिस ने देर रात हंगामा बंद कराने में सफलता प्राप्त की। आज सुबह घोसी विधायक सुधाकर सिंह सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर आक्रोश जताने लगे। पुलिस से सूचना पाकर एसडीएम लवलस्कर सहित चीनी मिल गेट प्रदर्शनकारियों को हिदायत देते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस पर विधायक ने ठेठ लहजे में एसडीएम से बातचीत शुरू की। विधायक की मौजूदगी से उत्साहित समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सपाइयों के तेवर में कमी न देखकर आखिर साहब को गाड़ी में बैठकर बच निकलने में मजबूर होना पड़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा के सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल में बवाल बढ़ गया है। शनिवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में अभिभावकों ने स्कूल कैंपस पर प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस और अभिभावकों के बीच पिछले 2 घंटों से बैठक चल रही, लेकिन बैठक में स्कूल की प्रिंसिपल के न पहुंचने पर अभिभावकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं इस घटना के बाद और कई नए मामले सामने आए हैं, जिसमें पहले छात्र छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं गेट पर अभिभावकों का धरना शुरू हो चुका है। कैम्ब्रिज स्कूल प्रबंधन की मनमानी को देखकर मौके पर मौजूद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फोन बंद करने से कोई आपको यहाँ मैंने आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं होने वाला। अगली अहम खबर संभल से है, जहां ब्लॉक पसावा के ग्राम सारंगपुर के बीमारी
बीमारी से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने एसडीएम को पत्र देकर टीम भेजकर बीमार चल रहे करीब 300 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। गांव में स्वास्थ्य टीम भेजकर इलाज न कराए जाने पर किसान नेताओं ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव ने बताया कि गाँव में लगातार 5 दिन से बीमार चल रहे ग्रामीणों की मौतें हो रही हैं। गाँव के तकरीबन 3 सैकड़ा ग्रामीण डेंगू व मलेरिया बुखार से पीड़ित चल रहे हैं। आज जो हमने ज्ञापन दिया भारतीय किसान असली राजनेता जिलाध्यक्ष संबल राजपाल आज जो ज्ञापन दिया उसमें हमारे जो क्षेत्र है पवासा ब्लॉक लगता है उसमें सहारनपुर गांव है, उसमें लगभग लगातार 4-5 दिन से रोज मौत हो रही है और 2 मौत आज सुबह हुई है। वहाँ डेंगू बुखार का प्रकोप है, डेंगू मलेरिया और भी कई तरह के बुखार है, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग से तो है नहीं, लेकिन बुखार की बहुत बड़ी परेशानी। और लगातार आज सुबह 2 मौतें हुई सहारनपुर गाँव में, कल एक नारंगपुर गांव में हुई थी, एक श्यावली में हुई थी, आसपास के गांव में भी। लेकिन नारंगपुर गांव में आज भी, सहारनपुर गांव में आज भी 300 लोग। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भौतिक शास्त्र विज्ञान, आपको बता दें, भौतिक शास्त्र विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी साइबर क्राइम मोहम्मद मोहसिन खान के साथ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेश कुमार द्विवेदी, निदेशक सीडीसी सीजीएम विश्वविद्यालय कानपुर व विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर रॉबिन्स पोरवाल UIET सीजीएम विश्वविद्यालय कानपुर मौजूद रहे। साथ ही छात्रों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी और बताया कि कैसे आज के युग में जहां डिजिटल जितना ज़रूरी है लोगों के लिए उतना ही खतरा भी बना हुआ है। लोग साइबर की ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। साइबर ठग अलग अलग तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि OTP आने और देने से आप शिकार हों, इससे भी ज़्यादा नए तरीके लोग अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा खतरा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अपनी डिटेल्स शेयर करते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। छात्रों को एसीपी साइबर क्राइम ने छात्रों को स्क्रीन के जरिए भी समझाया। क्राइस्ट कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के तहत एक जागरूकता अभियान करा गया था। इस अभियान में जितने भी वर्तमान में साइबर क्राइम के जो रीज़न्स हैं, जो नए ट्रेंड्स हैं, जो सोशल मीडिया क्राइम होते हैं, उसमें बच्चों को जागरूक किया गया है। क्या क्या चीज़ उनको करनी है, क्या क्या चीज़ उनको नहीं करनी है, किस प्रकार के जो वर्तमान में साइबर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं तो कैसे इनको बच के रहना है, और अगर किसी के साथ कोई साइबर अपराध हो जाता है तो किस प्रकार से वो 1930 डायल करके या निकटतम अपने पुलिस स्टेशन पहुंच के अपनी मदद प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में अवगत कराया गया। तो कानपुर में अभी तक मैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में हेड एंड प्रोफेसर। तो यहाँ पर ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज में आज साइबर सिक्योरिटी पर एक सेशन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ मैं एज ए रिसोर्स पर्सन आया हूँ और यहाँ पर बच्चों को ये बताना है कि कैसे वो साइबर सिक्योरिटी पढ़ें, समझें और अपने को अवेयर करें जिस तरीके के साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, ताकि वो अपने को उस फ्रॉड से बचा सकें। सेशन का पर्पज़ यही है, और ताकि जो यूथ में सबसे ज़्यादा जो साइबर फ्रॉड, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो अपने को बचा सकें। ठीक है। देखिए, आजकल हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और डिजिटल वर्ल्ड में साइबर फ्रॉड्स बहुत कॉमन हो गए हैं। तो इस तरीके के कार्यक्रम लागू करके हम अपने विद्यार्थी को जागरूक करना चाहते हैं, जिससे हमारा समाज भी जागरूक हो और हम एक स्वस्थ डिजिटल भारत का निर्माण कर सकें।